कला केंद्र के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम इस लोकगीत मंजरी इस पुस्तक के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। दरअसल कला केंद्र के अंतर्गत जो जनपद संपदा विभाग कार्य करता है, उसके द्वारा हम विभिन्न परंपराओं और सभ्यताओं का अध्ययन भी करते हैं और उसका लेखन, प्रलेखन और संजो के रखने का काम भी करते हैं। इसके अंतर्गत फिल्म निर्माण आता है, पुस्तकों का निर्माण आता है और उन कृतियों को मूल रूप से संजोने की भी व्यवस्था करते हैं। साथ में सभ्यता परक बातों का अनुशीलन भी इस जनपद संपदा विभाग के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि संस्कृति का अध्ययन करते समय सभ्यता की व्याख्या और सभ्यता का अनुशीलन ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं और सभ्यता को जान लेना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। उसके अंतर्गत जनपद संपदा विभाग द्वारा पुस्तकों का प्रकाशन होना, प्रदर्शनियों का आयोजन होना, ये सारी गतिविधियां की जाती हैं। पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि जिस तेज़ी से हमारा परिदृश्य बदल रहा है, उसमें हम लोग शहरीकरण की ओर भागते चले जा रहे हैं और जो जनसंख्या का जो एक तरह का आकलन है, डेमोग्राफिक आकलन है, उसमें अगर आप गौर करें तो गाँव में लगातार बसने वालों की संख्या घटती चली जा रही है और हम सब लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं। ताज़ा आंकड़े हैं, लगभग गाँव में रहने वालों की आबादी घट के 59-60% रह गई है, जो कि एक समय में 80% हुआ करती थी। सिर्फ गांव का कम होना यानी बसाहटों का कम होना नहीं होता, वो परंपरा और परिवेश से कटना भी होता है, अपनी जड़ों से दूर जाना भी होता है। और इसलिए जब लोकगीत मंजरी जैसे कोई संग्रह हमारे सामने आते हैं, जो कि संस्कार गीतों के संग्रह हैं, हमारे विभिन्न उत्सवों और पर्वों के संग्रह हैं, तब एक बार फिर से हमें हमारी परंपराओं की और जड़ों की याद आती है। इसलिए परंपराओं को और जड़ों को याद रखना ये हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब इस पुस्तक के प्रकाशन की योजना बनी थी तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि हम लोगों ने इस पर बहुत विचार किया था कि ये दरअसल किस तरह के शोधार्थियों के लिए उपयोगी हो सकती है। फिर हमारे मन में ये विचार भी आया कि निश्चित तौर पर ऐसे कुछ युवा शोधार्थी तो होंगे ही जो हमारी परंपराओं के बारे में चर्चा करना चाहेंगे, उसके परिवेश के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। अभय जी ने बहुत रोचक सा एक कथन यहाँ पर कहा कि लोकगीतों का व्याकरण नहीं होता, पर मुझे लगता है कि लोकगीतों का व्याकरण भी होता है और अनुशासन भी होता है। और ये व्याकरण और अनुशासन तभी समझ में आता है जब हम उस परिवेश के निकट जाते हैं, और इसलिए उस व्याकरण को समझना, उसके अनुशासन को समझना, उसकी पृष्ठभूमि और भावभूमि को समझना, ये हम सबके लिए बहुत आवश्यक होता है। लोकगीत मंजरी अगर आप इस संग्रह को देखेंगे तो उसमें ऐसे तमाम गीतों का संग्रह डॉक्टर मालती राय जी ने किया है, जिसमें संस्कार गीत हैं, भक्ति गीत हैं, अलग अलग पर्वों और त्योहारों के अवसर पर आयोजित गाए जाने वाले गीत हैं, और भी ऐसे गीत हैं जहाँ से विभिन्न संस्कारों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो यानी एक तरह से ये परंपराओं और संस्कारों का प्रलेखन भी है। बहुत जगह पे संस्कारों की बात जब कहते हैं तो लोग इस बात का आश्चर्य करते हैं कि भारत में ही 16 संस्कारों की परंपरा है और कहीं किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, समाज में है क्या परंपरा, इसके बारे में भी सोचा जा सकता है। लेकिन जब हम संस्कारों की वैज्ञानिकता के बारे में जानते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये सिर्फ रूढ़ी के संस्कार नहीं है, उसके पीछे एक बहुत गहरा एक वैज्ञानिक लॉजिक, तर्क भी है। तो इस दृष्टि से ये जब संग्रह हमारे सामने है तो ये निश्चित तौर पर हमें हमारे परंपराओं की वैज्ञानिकता की ओर भी ले जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए उसका आशय समझना, उसके भावों को समझना, उसकी अंतर्निहित अभिव्यक्ति को समझना, ये भी एक बहुत रोचक बात है। हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय राय साहब आज इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। वे हमारे पालक हैं और उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा ऐसे आयोजनों में प्राप्त होता है। वे हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। आज इस सत्र की अध्यक्षता करके उन्होंने हम सब के लिए एक बहुत प्रेरणादायी उपस्थिति यहाँ पर अपनी दी है। मैं उनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मैं पुस्तक की लेखिका डॉक्टर मालती राय शर्मा जी का भी स्वागत करता हूँ। ये बहुत कष्ट साध्य काम है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक एक चीज़ को संग्रह करना, बटोर के लाना और उसे मूल रूप में प्रस्तुत करना, जहाँ आवश्यक है उसका अर्थ और भावार्थ आपके सामने देना, ये कोई साधारण बात नहीं है।
बहुत काम इसमें कष्ट साध्य है और जो उन्होंने बहुत श्रम पूर्वक किया है, पता नहीं उन्हें कितने दिन इसमें लगे होंगे इस सारे लोकगीतों को संग्रहित करने में और उनको उनके मूल स्वरूप में प्रस्तुत करने में। लोकगीतों के साथ समस्या एक और भी है कि समय के साथ साथ नई नई बातों के साथ साथ लोकगीतों में नए नए बिंब आ जाते हैं, नई नई बातें आ जाती हैं। हो सकता है कि पुराने काल में जब कोई नायिका कहती हो कि मेरे पति को चिट्ठी लिख देना, हो सकता है वो लोकगीत में आज कहे कि मैं व्हाट्सएप पर संदेश भेजती। तो ये बहुत स्वाभाविक बात है और यही तो हमारे लोक की विशेषता है कि वो समय सापेक्ष होता है, जो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। तो उसको ढूंढ के उसके मूल स्वरूप में प्रस्तुत करना ये बहुत श्रम साध्य कार्य है जो उन्होंने किया है। मैं उन्हें बधाई भी देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर संजीव राय जो आज हमें अपना वक्तव्य से यहाँ पर लाभान्वित करेंगे, उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर हमारे लिए हमारा आग्रह स्वीकार किया। जनपद संपदा विभाग को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूँ, प्रोफेसर अनिल कुमार जी को जो इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, विशेष रूप से प्रोफेसर मौली कौशल जो शायद उस समय उसकी अध्यक्ष थी जब ये पुस्तक सोची गई थी, तो वो भी आज यहाँ पर हैं, उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ और आप सभी का भी स्वागत करता हूँ। ये पुस्तक परिचर्चा है, हम सब इसमें भाग लेंगे और समझेंगे कि ऐसी पुस्तकों की आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए कितनी उपयोगिता है, कितना महत्व है और कितनी प्रासंगिकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस परिचर्चा की अध्यक्षता कर रहे हैं मूर्धन्य कर्मकार, हम सबके श्रेष्ठ इस संस्था के अध्यक्ष जी और इस संस्था के सदस्य सचिव जोशी जी, प्रतिभा शुक्ला जी, अभय मिश्र जी, संजीव राय जी और यहाँ बैठे हुए सभी भाई बहन, आप सबका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं अपनी तरफ से। वैसे तो जोशी जी कर ही चुके हैं। अभय मिश्र जी ने कहा कि आप बताइए कि आपने कैसे संकलन किया, तो चलिए हम लोग चलते हैं लोकगीत की पृष्ठभूमि में। लोकगीत क्या है? लोकगीत किसी भी समाज की सभ्यता और संस्कृति के परिचायक हैं, उसके अंदर की सोच को वो दर्शाते हैं। उनके केवल ऊपर के रीति रिवाज और बाह्य वस्तुओं को नहीं, अंतर की व्यथा, कथा, हंसी मजाक, खुशी, उल्लास, इन सारी चीज़ों को वो दर्शाते हैं गीत। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, पहले के ज़माने में जब लोग पढ़े लिखे नहीं होती थी, महिलाएं कम पढ़ती थीं। वैसे तो वो अलग की बात है कि पहले बहुत पढ़ती थी, फिर बीच में ये टाइम आया तो महिलाओं को स्कूल कॉलेज भेजना बंद कर दिया गया। उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम की एक उत्साही महिला ने एक स्कूल खोला, तो अन्य महिलाओं ने कहा कि चलो चली करी जब पढ़ैया मोरी गुइया हो। सुनीला कि गौवा में खुलल स्कूलवा, जहाँ पढ़े बुढ़िया जवान मोरी गुइया हो। पियवा का पाती लेके गौवा में घूमली, पियवा का पाती लेके गौवा में घूमली, केहू नहीं मिले पढ़वैया मोरी गुइया हो। तो इसी प्रकार से अंतर की स्थिति का मूल्यांकन करते हैं हमारे लोकगीत। हमारे ऋषि महर्षि बड़े वैज्ञानिक थे और हमारी जो संस्कृति है वो आर्य संस्कृति वनों में ही विकसित हुई थी। तो उन लोगों ने प्रकृति को भली प्रकार से समझा, बूझा और उसका लाभ भी लिया। सूर्य की उपासना, चंद्रमा की उपासना, वृक्षों की उपासना, तुलसी जी जिनमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है उनको आंगन में आरोपित करने के बाद, नीम जो औषधीय पौधा है उसको उस पर देवी माँ की उपस्थिति का एहसास लोगों को कराना, पीपल को काटने से मना करना,
पंच पल्लव का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? प्रकृति की सुरक्षा को दर्शाती हैं। तो इस प्रकार से ये लोकगीत हमारी सोच, हमारी परंपराओं को ही नहीं दर्शाते, हमारी सोच को दर्शाते हैं, हमारे अंतर मन की गहराई को दर्शाते हैं, उनकी ये प्रतिबिंब हैं। तो अभय जी ने कहा कि आप ये बताएं कि आपने कैसे लोकगीतों का संग्रह किया। इसके पीछे छोटी सी बात है। एक बार मैं एक फंक्शन में गई, वो जन्मोत्सव का फंक्शन था एक बच्चे के। तो हमने देखा कि न कहीं गाना है, न कहीं बजाना है, न कहीं सोहर है, न कहीं कुछ है। क्या है? पॉप सॉन्ग चल रहा है, वो डिस्को डांस चल रहा है, वो पता नहीं कौन कौन से डांस होते हैं, वो सारे चल रहे हैं, मगर कहीं न गीत, न कहीं गवनी, न कहीं ढोलक, न कहीं कुछ। ठीक भाई, हमने एक आध लोगों से चर्चा भी की। लोगों ने कहा अरे चुपचाप बैठिए, जो हो रहा है उसको देखिए। तो शांत हो गई मैं। घर आके सोचने लगी, कहाँ गए वो गीत जो हमारी आत्मीयता को बढ़ाते थे, हमारे प्रेम के संबंधों को जोड़ते थे, हमारे विरह को जगाते थे, और कभी कभी वो हमको भीतर से सहलाते थे, और कभी कभी प्रीतम की याद दिलाते थे, तो कभी मायके के लोगों को की याद दिलाते। ऐसे ऐसे गीत वो कहाँ गए। बेचैन मन हुआ, फिर मैं शांत हो गई। एक महीने बाद फिर एक कार्यक्रम में शिरकत करने का मौका मिला। वो लड़की की शादी का कार्यक्रम था, बारात दरवाजे पर आ गई थी, और सारी महिलाएं एक दूसरे को यूं यूं देख रही थीं। कोई भी कुछ गा नहीं रहा था। इसी बीच रचना ताई ने गाना शुरू किया। उन्होंने सबको इशारा भी किया गाने का, मगर किसी महिला ने जबान नहीं खोली। अब ये समझिए कि दरवाजे पर बारात आई है, उसका स्वागत भी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि पहले जब बारात लगती थी, द्वारचार होता था या द्वार पूजा जिसको कहते हैं होता, इतने गीत, स्वागत में गीत, जैसे बहुत सारे गीत होते थे। तो रचना ताई ने जब इशारा किया तो सारी महिलाएं एक दूसरे को देख करके चुप रहो करके शांत हो गई। फिर मैं घर आई तो मुझको बहुत तकलीफ़ हुई। तो हमने सोचा कि इन गीतों को एकत्रित करना चाहिए। आप एकत्रित करना चाहिए, प्रश्न सामने खड़ा हुआ, कैसे एकत्रित करना चाहिए, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किससे पूछूँ। खैर घर से बाहर निकले, बगल में गए, उनसे बातचीत की, उन्होंने कुछ हाँ हूँ किया। फिर एक और पद्मा गुप्ता हैं, उनके पास गए। उन्होंने कहा कि आप मत परेशान होइए, हम लोग मिलजुल करके ये काम करेंगे। थोड़े बहुत गीत उन्होंने नोट भी कराए। उसके बाद एक ऐसी गायिका हैं सामान्य सी, शीला पांडे उनका नाम है, उनके पास मैं गई। उन्होंने हमसे कहा कि ठीक है, आप मत घबराइए, हम गीतों को लिखवाएंगे, बताएंगे, अरे ये गीत आगे चल कर के हम लोगों की धरोहर बनेंगे। उन्होंने ऐसा हमसे कहा तो मैं बहुत आश्वस्त हुई। फिर उन लोगों ने कुछ गीत हमको दिए भी। इसी बीच में मैं लखनऊ चली आई। तो यहाँ पे हमारी जेठानी रहती हैं, उनके पास गई। वो बहुत अच्छा गाती हैं, उनको गीत भी बहुत आते हैं। तो उन्होंने हमको गीत बताए, नोट भी कराए। फिर हमने सोचा कि क्यों ना मैं खुद भी कुछ लिखूं। मैं बहुत कुछ लिख तो नहीं पाती, ऐसे छुटपुट कहानियाँ ये वो थोड़ा मोड़ा लिखते हैं, कोई हमको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। मगर हमने गीतों को लिखा। फिर सोचा कि इसको पुस्तक रूप में वो किया जाए, तो इसको पुस्तक का स्वरूप दिया गया। फिर भाई साहब के पास ये पुस्तक आई तो इन्होंने इसका पूरा वाक्य लिख करके इसकी गरिमा बढ़ाई, इसको गौरवान्वित किया पुस्तक को।
और जोशी जी ने इसकी भूमिका लिखी तो पुस्तक अपने आप गौरवान्वित हो गई। प्रतिभा शुक्ला जी जो हमारे सामने बैठी हैं, इन्होंने पुस्तक को परिष्कृत किया, कैसे होगा हमारे पास इन्होंने भेजा भी, कहा कि इसको आप थोड़ा और सिस्टमेटिक करिए, तो हमने थोड़ा सिस्टमेटिक किया, इसको फिर सिस्टमेटिक करके भेजा। और वो नाम नहीं आ रहा है, वो जोशी जी हैं, उन्होंने भी इस पुस्तक को परिष्कृत किया। तो इस प्रकार से हमने लोकगीतों को संग्रहित किया। इसको पूरी पुस्तक को तैयार करने में लगभग मुझको 1 वर्ष का समय लगा, जबकि मैं नित्य ही कुछ न कुछ लिखने का प्रयास करती थी। ऐसा नहीं था कि रुक रुक करके, नित्य हमारे रूटीन में ये था कि हमको कुछ लिखना है। चूँकि कोई विद्वता नहीं, कुछ नहीं, तो अब सब जोड़ तोड़ करना है तो उसमें समय तो लगेगा ही। तो इस जोड़ तोड़ में 1 वर्ष लग गया। इस तरह से हमने ये गीत इकट्ठे किए। सबसे पहले जब इस किताब को मैंने देखना शुरू किया तो मेरे लिए ये स्मृतियों की पगडंडी पे चलकर अपने बचपन में अपने पुरखों को याद करना, हल बैल जुआट हेना बरही गगरी मौनी डाली, तमाम उन प्रक्रियाओं से गुजरना था, है ना। सिकौता, बेना, पीढ़ा, ये सब हमारे रिवाज और हमारे संस्कारों के हिस्सा हैं। डोली, कहार, तो वो तमाम स्मृतियाँ एकदम से सामने आ गईं। उसके बाद फिर मैंने दोबारा इस पुस्तक को देखना शुरू किया, और जब मैंने इसको थोड़ा इसमें इमोशनल कई डायमेंशन हैं, क्योंकि लोक जो होता है वो मूलतः भावुक होता है। और इसमें जैसे पहला गीत आपको मिलेगा कि निमिया के डरिया मैया डारेली झुलुआ, वो मैंने अपनी माँ के साथ, मेरी माँ कम उम्र में ही चली गई थी, मैंने उनके साथ गाया हुआ है। तो फिर धीरे धीरे जब मैंने परिवारों के इतिहास और समाजशास्त्र के नज़रिए से इस पुस्तक को देखना शुरू किया, तो मुझे लगा कि जैसे बहती धारा में कोई अनमोल रत्न बहते बहते एक लंबी दूरी तय करता है और लगातार इस प्रक्रिया में परिष्कृत और परिमार्जित होता रहता है, और जिसका जिक्र डॉक्टर मालती राय शर्मा जी ने भी किया कि गीत कैसे कैसे अलग अलग समय और सामाजिक परिवेश से बदलते रहे हैं। अब जैसे इसमें एक तरफ तो आपको माता का गीत है, दूसरी तरफ आपको एकदम फगुआ है ना। तो समाज किसी एक ही रंग में नहीं रहता है, उसके पास इंद्रधनुष है, उत्सवों के इंद्रधनुष हैं। और जैसे इसमें जो खास बात है लोकगीतों में कि अगर आप इसमें जो मजबूरी जिसको हम कहते हैं उसका प्रकटीकरण भी एक बहुत ही दूसरे सेंस में है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए इसमें जो एक गीत है वो भी माता का गीत है कि केहू त चढ़ावेला लोटा भरी जलवा, केहू चढ़ावेला लवंगिया, हम त चढ़ाईला असुवन के घरिया, चला हो सकीना। कितनी मार्मिकता है। और ये जो बिंब है, जो प्रतीक है असुवन के घरिया, कि मेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, माता के पास सिर्फ आंसुओं का घड़ा है। अब वो पीड़ा और वो संवेदना की पराकाष्ठा होगी जिसमें कोई ये कह रहा है कि मेरे पास चढ़ाने के लिए सिर्फ आंसुओं का घड़ा है। तो लेकिन ये पंक्ति क्या बताती है? ये पंक्ति ये बताती है कि असीम हताशा और उदासी के क्षणों में भी जो उम्मीद है वो खत्म नहीं होती है। और ये अकेले जाने की बात नहीं है, ये एक कलेक्टिव एफर्ट है कि सब जा रहे हैं कि चला हो सकीना, कि मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं बाकी जो सखियां जा रही हैं उनके साथ हूँ। तो ये जो कलेक्टिविटी है, जो सामूहिकता है, ये हमारे सारे लोक परंपरा और लोक गीतों की ताकत है। क्योंकि अगर आप युवाल नोआ हरारी को सुने तो वो जो कहते हैं कि मानव दूसरे जो एनिमल से क्यों आगे आया, उसमें सामूहिकता और कोऑर्डिनेशन मेन था। नहीं तो इंडिविजुअली हम
किसी भी जानवर, हाथी, शेर से नहीं लड़ सकता मनुष्य, लेकिन इसकी जो सामूहिकता है वो एक ताकत होती है। और इसी तरह परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली, फिर गोत्र, फिर कास्ट, फिर धर्म, और फिर मॉडर्न स्टेट का इवोल्यूशन हुआ है। तो वो हमारे गीतों की सामूहिकता जो है वो एक ताकत है और इसके मूल में है। अब दूसरा जो डायमेंशन इसका है कि अगर आप जो भी संस्कार गीत इसमें हैं वो किसी न किसी प्रक्रिया से जुड़ते हैं, है ना। अभी अभय जी कह रहे थे शिक्षा की बात, तो शिक्षा जो है वो अभी मैनेजमेंट का उस पर काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो आउटपुट बेस्ड होती जा रही है, बट बेसिकली जो लर्निंग है वो एक प्रक्रिया है। बहुत सारी चीज़ें हम इनफॉर्मल वे में सीखते हैं, किसी न किसी प्रोसेस का हिस्सा होकर सीखते हैं। तो अगर आप उस नज़रिए से देखें तो इसमें जैसे अब घर में बच्चे का जन्म है, ठीक है, तो घर में बच्चे का जन्म है वो एक, अगर आप कलेक्टिव पर्सपेक्टिव से देखें, जॉइंट फैमिली में देखें, तो वो सिर्फ एक नए बच्चे का घर में आना नहीं है, सारे संबंधों का अपग्रेडेशन है। जो एक दुल्हन थी वो एक माँ बनती है, जो सास थी वो आजी या नानी बनती है, बाबा नाना बनते हैं, चाचा बनते हैं, फूआ फूफा बनते हैं। तो एक बच्चे के जन्म से पूरा जो परिवार में डायनामिक्स है, रिलेशनशिप है, वो अपग्रेड होता है। और इसीलिए छठीहार और जो भी सोहर गाने की परंपरा है वो पूरे एक्सटेंडेड फैमिली को इनवाइट करके और उसको सेलिब्रेट करने की है। तो अब देखिए क्या है कि एक नए बच्चे का जन्म एक तरह से देखें तो वो ट्रांजिशन है। अच्छा, बहुत सारे समाजों में, अगर आप यूरोप में देखें या यूएस में भी देखें, तो ट्रांजिशन को मैनेज करना आमतौर पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन हमारे यहाँ अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखें, जो सोहर अपने आप में वो व्यक्ति, एक कपल के लिए बच्चे का आना नहीं है, वो पूरी फैमिली के लिए आना है, और सोहर उसका प्रतिबिंब है कि कैसे कलेक्टिविटी हमारे जीवन में शामिल है। ऐसे ही अगर आप जानते हैं कि हमारे अपने जीवन में भी अगर ट्रांजिशन स्मूथ नहीं होता है तो वो कितना स्ट्रेसफुल होता है, कितना तनावपूर्ण होता है। तो उस स्मूथनेस के लिए भी हमारी लोक परंपरा ने वो स्पेस क्रिएट किया है, वो जगहें बनाई हैं जिसमें हम अलग अलग तरह के आयोजन करते हैं। ऐसे ही यज्ञोपवीत संस्कार जो है वो भी एक फॉर्मल एजुकेशन में आपका एक प्री ओरिएंटेशन है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उसमें भी समाज शामिल रहता है। अब इसमें जो ज़्यादातर गीत हैं, लोकगीत हैं, वो विवाह से जुड़े हुए हैं। अब जो शादी है वो तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण संक्रमण है लाइफ का, क्योंकि आपका स्टेटस यहाँ फिर बदलता है, फिर रिलेशनशिप के डायनामिक्स बदलती है। और अगर आप शादी की जो परंपरा है उसकी एक एक प्रक्रिया को अगर आप देखें तो वो सामूहिकता से जुड़ी हुई है ना। मुझे याद है बचपन में 6 महीने पहले से पुरखे जगाए जाते थे, रात को कुछ बूढ़ी दादी वो मिल के गाना शुरू करती थी और गेहूँ फटकना से लेके और वो तैयारियाँ चलती थी। धीरे धीरे जब और नज़दीक आता है तो उर्दी छुआना, और बाद में जब एक दिन पहले पोखरा खनाना होते हुए, और जब बारात निकलती है तो वो डीह बाबा से होते हुए और उसके बाद परछावन से होके जाती है। तो ये सारे जो प्रतीक हैं ये एक एक प्रक्रिया पूरी सामूहिकता का बोध कराती है। और अब जैसे देखिए अभी क्या हो गया, जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें एक ये है कि हमारे ट्रेडिशनल परिवारों में ऑटोनॉमी नहीं चलती है, हेटेरोनॉमी का मामला है ना। जैसे मुझे अपनी शादी का याद है, जब हमने कहा कि हम चाहते हैं कि शादी 20-25 लोग चलें और शादी समारोह में हो जाए, तो लोगों ने कहा कि तू चुप रहा, जब छोटका भाई का हुई तो तुम्हार सुनाई कि आप मत बोलिए भाई, छोटे भाई का होगा तो आपकी बात चलेगा। अभी आप हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोगों को अपने हिसाब से करने दी, और लड़की लड़के मिलके 1400 लोग शामिल थे। तो ये जो हेटेरोनॉमी का मामला है उसमें
किसकी शादी हो रही है और किससे हो रही है ये गौड़ है ना, क्योंकि परिवार से परिवार का कि अरे परिवार ने तय कर दिया, बस हो गया भाई, आपको आना है, आपको शादी होनी है। लेकिन इसमें जैसे देखें कि इसमें सबके लिए रोल क्रिएट है, शादी की जो परंपरा है इसमें सबके लिए रोल क्रिएट है। ऐसा नहीं है कि केवल एक परिवार ने निर्णय ले लिया, इसमें मामा, जीजा, भसुर, सहबाला, नाउन, कहारिन, है ना, सबके लिए रोल है। तो एक पूरी सामूहिकता का यहाँ भी। और इसमें जो गीत हैं उसमें एकदम सामने सामने आपको व्यंग में और ताना मार दिया जाता है ना, जैसे इसमें जैसे ठग लिहाला बेटी हमार हो समधी, जो इंगेजमेंट अभी कहते हैं जो, तो उसमें सीधे समधी को आप कहते हैं। और गा के गाली देने की परंपरा है, द्वार पूजा पे जो स्वागत की परंपरा है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेगी। सुहाग से लेके कलसा गोठाई से लेके कोहबर, उर्दी, हल्दी, जितनी रस्में हैं उसके बारे में इसमें मिलेगा। अब जैसे एक इसमें बहुत सिग्निफिकेंट वो है माड़ो छवाई का गीत है। अब आजकल तो माड़ो बहुत कम जगह देखने को मिलता है। अब जो मंडप में अगर आप देखें कि उस मंडप में होती क्या चीज़ें हैं, तो बीच में हरीश होती है, हरीश है, कलश है ना। तो हरीश किसान के जीवन का आधार है, उसमें अक्षत है। लोग पहले कहते थे ना धान्य धान्य से भरपूर रहो, क्योंकि जो धान से अक्षत बनता है और उसकी पवित्रता है। तो उसमें बांस लगाए जाते हैं, उसमें कूस लगाए जाते हैं, उसमें लकड़ी के सुग्गा भी पहले लगाए जाते हैं। तो लगता है ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मंडप में और लड़की और लड़के दोनों के यहाँ मंडप बनते हैं, तो एक तरह से ये भी एक ओरिएंटेशन है कि अब आप एक नए जीवन में, दाम्पत्य जीवन में आप प्रवेश कर रहे हैं, और ये चीज़ें जो हैं इसमें जो सिंबॉलिक तौर पे रखी गई हैं, इनसे अब आपका सरोकार ज़्यादा रहेगा। आपको इन चीज़ों से, आपको नया घर बनाना पड़ेगा तब भी ये चीज़ें आएंगी, और आपको अपने जीवन यापन के लिए भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर उसमें चूँकि घर परिवार और दयाद पटीदार वो सब मिल के आपका वो बनाते हैं। अब होमोजेनिटी के इस दौर में ये है कि अब हमारा पड़ोसी कौन होगा जो बगल का फ्लैट खरीद लेगा, है ना। लेकिन हमारे परंपरागत उसमें नहीं था, उसमें कोई हमारा दयाद पटीदार गोतिया वही हमारा पड़ोसी होता था। तो अब उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। लोक परंपरा के सामने जो दो मेन चुनौतियाँ 19वीं शताब्दी से उभरना शुरू हुई और 20वीं शताब्दी में उसका असर ज़्यादा दिखा और अब दिख ही रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, जो औद्योगिकरण था और शहरीकरण, और दोनों इंटरलिंक भी हैं। तो वो एक तरह की वो पड़ती ज़मीन है लोकगीतों के लिए, कि जहाँ लोकगीतों का फलना फूलना अपने आप में कठिन होता जाएगा। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, लोकगीतों की उपज और उनका बढ़ना कम होता जाएगा। इसी के साथ जब अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो एक और घटना घटी है कि जैसे पहले परिवार के ये सारे निर्णय होते थे, अब धीरे धीरे स्टेट, जैसे से मॉडर्न स्टेट आया तो स्टेट का परिवार में दखल बढ़ने लगा। जैसे अगर आप देखें कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जापान, जर्मनी, न्यूयॉर्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार को लेके वहाँ पे कानून बनने शुरू हुए। या भारत में आप देखें तो सती प्रथा के विरोध में कानून बने, क्योंकि उसके पहले तो वो एक पैट्रियार्कल सिस्टम था, भाई परिवार में पिता ने तय कर दिया वो होता था। लेकिन धीरे धीरे फिर मॉडर्न स्टेट ने परिवार में अपना इंटरवेंशन किया, विधवा विवाह कानून, शादी की उम्र निर्धारित की। 12 साल जब शादी की उम्र निर्धारित हुई थी ब्रिटिश इंडिया में तो काफ़ी उसका विरोध हुआ था। फिर भ्रूण हत्या संबंधी कानून 1870 में बना था। तो इस तरह से धीरे धीरे परिवार का जो अपना ढांचा था उसमें स्टेट ने इंटरवीन किया। अब समय में ज़्यादा नहीं लेते हुए मुझे पूरा समय लीजिए जी, मुझे केशव तिवारी की एक कविता है याद आ रही है। वो कविता है गवनहर आजी। तो गवनहर आजी थोड़ी लंबी कविता है, मैं उसकी कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। उसमें वो लिखते हैं कि एक फ़र्क था माँ और आजी के बीच, आजी के जो गीतों में था वह उनके जीवन में भी था।
आजी के जो गीतों में था वह उनके जीवन में भी था, माँ के जो गीतों में था वह उनके जीवन से धीरे धीरे छिटक रहा था। माँ के जो गीतों में था वह उनके जीवन से धीरे धीरे छिटक रहा था। उस सब के लिए जीवन भर मोह बना रहा उनमें, जांत नहीं रह गए थे पर जंतसार में तुरंत पिसे गेहूं की महक बनी रही। जांत नहीं रह गए थे पर जंतसार में तुरंत पिसे गेहूं की महक बनी रह गई थी। एक भी रंगरेज नहीं बचे थे पर केसर रंग धोती रंगाओ मोरे राजा का आग्रह बना रहा। कुएं कूड़ेदान में तब्दील हो गए थे, कुएं कूड़ेदान में तब्दील हो गए थे पर सोने की गगरी और रेशम की डोरी के बिना एक भी सोहर पूरा नहीं हुआ। कुएं कूड़ेदान में तब्दील हो गए थे पर सोने की गगरी और रेशम की डोरी के बिना एक भी सोहर पूरा नहीं हुआ। माँ के गीतों को सुनकर लगता था कोई तेजी से सरकती गीली रस्सी को भीगे हाथों से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। यह गीत आपको परंपरा और पुरखों की ज़मीन पर खड़ा करके साहस देने का काम करते हैं। तभी तो आज भी मॉरिशस के लोग गाते हैं, कलकत्ता से छूटल जहाज पवनिया धीरे बहो। मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तो मेरे क्लास में एक लड़की थी मॉरिशियन, हेमप्रभा देवी राम सर। तो एक दिन कौतूहलवश मैंने जब क्लास ख़त्म हुई तो मैंने उससे सीधे भोजपुरी में पूछा। हमने कहा कि भोजपुरी जाने लूँ? तो उसने कहा कि तनी तनी। तो हमने कहा कि के बोलेला घर में? तो उसने कहा कि बाबा आजी। और देखिए ये बहुत छोटा सा संवाद था। फिर हम पढ़े, फिर वो मॉरिशस चली गई। 20 साल के बाद हम फिर अभी रिकनेक्ट हुए हैं। तो जो हमारा लोक है और जो हमारे लोकगीत हैं, जो हमारी भाषा है, वो एक कॉमनलिटीज़ भी क्रिएट करती हैं, वो एक रिश्तों के लिए पुल भी बनाती हैं। जैसे मैं दोहा में था तो एक इवेंट में एक महिला आई थी जेनेवा से और उनका सरनेम था बटरोही। तो लंच ब्रेक में कौतूहलवश मैंने पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम? तो उन्होंने कहा कि मैं साउथ अफ्रीका की हूँ। तो मैं फिर चुप हो गया। फिर मैंने कहा कि बट हाँ कि आपका जो सरनेम है ये कहाँ से आपने लिया? तो उन्होंने बताया कि चौथी पीढ़ी की मैं मतलब इंडिया से आए थे, चौथी पीढ़ी के। फिर मैंने पूछा कि इंडिया में कहाँ से कुछ? तो उन्होंने बोला आजमगढ़। तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा कि मैं भी वहीं से हूँ। तो वो एक जो आपको एक सांस्कृतिक जोन भी है करीब 800 किलोमीटर का, जो आपको भोजपुरी और इन तमाम चीज़ों से, प्रक्रियाओं से जोड़ता है। और मैं सही बताऊं कि अंग्रेज़ी तो सीखना पड़ा चूँकि रोजगार के लिए, लेकिन मैं चाहे देश में भी या बाहर भी रहा, कभी भी जब मुझे लो एनर्जी फील हुई ना तो मैं भोजपुरी के गाने लगा के सुनता हूँ, ठीक है। और मैं बचपन में नाच देखने भी जाता था जगह जगह और वो सारा करता था। मुझे लगता है कि IGNCA ने ये जो प्रकाशन का काम किया है इसको निश्चित रूप से मॉरिशस, ब्रिटिश गुयाना, सूरीनाम, इस तरह की एम्बेसीज में भी भेजना चाहिए और वहाँ भी लोगों को ये बताना चाहिए कि इस तरह का प्रकाशन हुआ है। देखिए जो सूरीनाम से बहुत सारे लोग नीदरलैंड्स में माइग्रेट कर गए, ठीक है, लेकिन अभी भी वो साल में एक कार्यक्रम करते हैं, उसका नाम है भूजल भात। भूजल भात नाम से वो एक कार्यक्रम करते हैं नीदरलैंड में और वो कोशिश करते हैं कि किसी न किसी लोक गायक को बुलाया जाए। तो और गीतों की तो पूरी भरमार है। जैसे एक सोहर जो मैं पूछ रहा था कि जैसे अंगना में बैठे कोशिला रानी, मेघ से अरज करें, मेघ से विनती करें, तो वो मैं इसमें ढूंढा तो मुझे नहीं मिला। तो मैं आपसे कह रहा था कि अभी तो इसमें पूरी सीरीज चलनी है। चिया फगुआ में जैसे कि रोज तब बोले कोयलर सजवा बिहनवा, आज काहे बोले भिन सहरा हो रामा, है ना। या वो गीत जो कि लिखावे रजमतिया पतिया रोई रोई ना, भारी बाबी पतिया रोई रोई ना। तो अभी बहुत सारे गीत हैं जो इसको एक सीरीज़ के रूप में मुझे लगता है कि IGNCA को चलाना चाहिए। ये लोकगीत मंजरी मुझे लगता है हम सब के लिए एक थाती के रूप में है ना। अब थाती का मैं अनुवाद नहीं कर सकता, वो है। और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए, रिसर्चर्स के लिए
और गायकों के लिए ये एक बहुत अमूल्य धरोहर है। और स्कूल और कॉलेज में, जैसे ब्रिटेन में एक कार्यक्रम है जिसमें अल्टरनेटिव करिकुलम का है कि आपका स्कूल का मेन करिकुलम हो गया, एक अल्टरनेटिव करिकुलम का ऑप्शन दिया जाता है कि जिसकी मर्जी हो तो वो उसमें से पढ़ सकता है। मुझे लगता है कि लोक परंपरा और लोकगीतों को कुछ स्कूल अल्टरनेटिव करिकुलम के रूप में भी ऑफर कर सकते हैं, या IGNCA उस दिशा में काम कर सकता है। आप सब ने मुझे सुना, मुझे ये अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लोकगीत मंजरी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के प्रयासों की कड़ी में एक महत्वपूर्ण कार्य है। हम लोग कई सालों से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोक कलाएं हैं वो कैसे पुनर्जीवित की जा सकें, और इसके लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के पहल पर भारत सरकार में भी कुछ सकारात्मक एक दृष्टिकोण पैदा हुआ है, और उसकी कोशिश भी शुरू हुई है। लोक धरोहर मेरा गांव मेरी धरोहर, यह एक परियोजना बाकायदे भारत सरकार ने शुरू की है, और कोशिश ये हो रही है कि उस परियोजना में हर गांव में किस तरह की कला है, किस तरह के कलाकार हैं, कौन से हैं अभी चलन में हैं, कौन से लुप्त हो रहे हैं, ये सब का एक नेशनल रजिस्टर जैसा बन जाए, उसका डिजिटलाइजेशन हो जाए, और उन कलाओं के संरक्षण का कोई हम रास्ता भी खोज सकें। ये बात जब नया ट्रस्ट बना था तभी हमने शुरुआत की थी, और कुछ धीरे धीरे ही सही, लेकिन उस दिशा में प्रगति हो रही है। मेरा ये मानना है कि लोक कलाएं और लोक कलाकार ये दोनों उपेक्षित हैं, और ये जो उपेक्षा है वो उपेक्षा इसलिए है क्योंकि जो पूरा का पूरा हमारी राज्य व्यवस्था है वो अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन अंग्रेजी राज व्यवस्था अभी भी बनी हुई है, और वर्तमान प्रधानमंत्री जो औपनिवेशिकता के अंश बचे हुए हैं उसको समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो औपनिवेशिकता 250-300 साल की है उसको कोई 2-4 दिनों में तो समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए कोशिश एक सही दिशा में है। लोक कलाओं का संबंध भी राज्य व्यवस्था से है और राज्य के उस लक्ष्य से है जिस लक्ष्य को के लिए राज्य बना है, आदिम ज़माने से बना हुआ है। हमारा लक्ष्य है, जब हमने आज़ादी पाई तो हमारा लक्ष्य है, और स्वाधीनता संग्राम में इस बात पर कोई मतभेद नहीं था कि हम जब आज़ाद होंगे तो लोकतंत्र हमारे देश में स्थापित होगा, क्योंकि इस देश की ज़मीन में, इस देश के हवा में, इस देश के पानी में लोकतंत्र है। और लोकतंत्र का लक्ष्य होता है कि आदमी अपनी सारी प्रतिभाएं, उसको जो जिसे अवसर नहीं मिला है उसे समान अवसर मिले, जो वंचित है वह वंचित न रहे, जिसे शिक्षा नहीं मिले है उसे शिक्षा का अवसर मिले, जिसे भोजन के लिए जो मोहताज है उसको इतने साधन मिल जाए कि वो दो रोज वक्त का भोजन कर सके। तो
और लोकतंत्र के और भी बहुत सारे आयाम हैं, उसी में एक लोक कला भी है। और अब जब इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो दो भाव मन में आएगा। एक भाव आएगा कि हम अपने बारे में कितना कम जानते हैं, यानी लघुता का भाव पैदा होगा। दूसरा भाव ये पैदा होगा कि जब इसको आप पढ़ते जाएंगे और अनुभव करने लगेंगे तो ये लगेगा कि हाँ, हम फिर जो है लघुता समाप्त होती जाएगी और एक स्वाभिमान का भाव आपके अंदर जगेगा कि हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें जैसे मैं देख रहा था तो एक शायद आखिरी खंड है संस्कार गीत। संस्कार गीत इसमें है, और जब मैं संस्कार गीत को पलट रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे दो बातें याद आई, तत्क्षण याद आई। नंबर एक कि हमारे संपादक थे प्रभाष जोशी जी, और वो मेरे साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में मेरे ही परिवार में एक शादी थी, उसमें गए। तो प्रभाष जी के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि वो जो काम हाथ में लेते थे या जिसमें वो शामिल होते थे तो उसमें पूरी तरह से निमग्न हो जाते थे। यानी एक समय में एक काम करते थे लेकिन पूरी तरह से उसमें वो इन्वॉल्व हो जाते थे। जब शादी में वो गए तो बिल्कुल जो संजीव जी मंडप का जिक्र कर रहे थे, तो मंडप में वो दुल्हे और दुल्हन के पास बैठे और मुझे भी बैठाया, और जो गीत वहाँ गाए जा रहे थे, महिलाएं गा रही थीं, उन गीतों को सुनने के बाद वो मुझे बीच बीच में जैसे रेडियो पर टिप्पणी करते हैं वो उस तरह से प्रभाष जी मुझे समझाते जाते थे कि देखो मालवा में भी यही गीत चलता। वो हमको समझा रहे थे। और तो मुझे प्रभाष जी का एक नया ही रूप सामने आया कि दरअसल लोक गीतों को वो कितना समझते हैं और कैसे वो कई सौ किलोमीटर की जो दूरी है उसको वो जोड़ दे रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए सांस्कृतिक एकता, ये उस गाने का मालवा स्वरूप होगा, लेकिन एक सांस्कृतिक एकता है। और मैं इसको दूसरे ढंग से कहना चाहता हूँ कि लोक धरोहर को, लोक कला को, लोक संगीत को और लोक कलाकारों को दरअसल क्यों महत्व मिलना चाहिए, इसमें मेरी अपनी दृष्टि है कि अगर हमारा लक्ष्य लोकतंत्र है तो हमारा दूसरा लक्ष्य यह भी होना चाहिए कि इस लोकतंत्र में विविधता हो। जैसे इस देश में विविधता है वैसे विविधता हमारे जीवन में भी होना चाहिए, और कलाओं में तो विविधता है ही। हम अक्सर, मैं इस बात को आजकल ज़्यादा कहता हूँ कि हम अक्सर एकता पर जोर देते हैं और विविधता की थोड़ी उपेक्षा कर देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ यह, और बहुत आग्रहपूर्वक यह बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को अगर लोक कला की दृष्टि से ही देखें, संस्कृति के उत्थान की दृष्टि से देखें, नवजागरण की कोई चेतना अगर भारत में पैदा हो रही है उस दृष्टि से देखें,
तो हमें इसकी चिंता करनी चाहिए कि संस्कृति की, जीवन जीने की, जीवन को अनुभव करने की, जो भारत भर में, और भारत भर में क्या, हम अपने आसपास ही देखें तो इतनी अधिक विविधता है, उस विविधता को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। और वो अगर पुनर्जीवित होती है तो इस देश की एकता आज जितनी है उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा मजबूत होगी। और इसीलिए ये जो मैं एक शब्द का और इस्तेमाल करना चाहता हूँ ख़ास तौर से, जैसे मान लीजिए कल ही की बात है, एक प्रोफेसर अपने भाषण में बोल रहे थे, मैंने उस समय तो उनको नहीं टोका, बाद में मैंने उनको कहा, तो शब्दों का सही प्रयोग बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लें मैं विविधता कह रहा हूँ, मैं विभिन्नता नहीं कह रहा हूँ। और विविधता और विभिन्नता में फ़र्क है। हम विविधता की बात कर रहे हैं, हम विभिन्नता की बात नहीं कर रहे हैं। विभिन्नता यानी विभेद, विभिन्नता यानी विघटन, और विविधता यानी जिस तरह से संस्कृति फलती फूलती है, जिस तरह से प्रकृति काम करती है, वह विविधता है। शहर और गांव में गांव से पलायन जिसके चर्चा डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी ने की, वो यथार्थ है। लेकिन जब गांव शहर में आता है तो शहर में अपनी संस्कृति लेकर के ही आता है। यहाँ से अगर मॉरिशस लोग गए हैं और सूरीनाम गए हैं और अपनी संस्कृति को बचा करके रखा है, तो कोई कारण नहीं है कि जो लोग दिल्ली में हैं या दूसरे शहरों में हैं वे कोशिश करें तो अपनी संस्कृति से जुड़े रह सकते हैं। और इसलिए ये इस पुस्तक का लोकार्पण हम जो बड़ा प्रयास कर रहे हैं उसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य है। और मैं फिर से मालती जी को बधाई देता हूँ।